वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे नव वर्ष की शुरुआत हो गई है और आज है पहला दिन। आज है दोस्तों वेडनेसडे 1 जनवरी 2025। तो आज जो आर्टिकल आई है वो चीज़ें देखी जाएगी, उसकी डिटेलिंग को भी देखी जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो थंबनेल है उसी आर्टिकल से। जो थंबनेल है उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे देखी जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो इसकी भी डिटेलिंग आपको दूंगा मैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी डिटेलिंग सबसे लास्ट में आपको दूंगा कि यूनाइटेड नेशन की कितनी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, एंटिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान की तालिबान वाले ग्रुप पे यहाँ पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आई हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूएस से जैसे ही अपना हाथ खींचता है अफगानिस्तान से, वहाँ की रूलिंग पार्टी दूसरे देश में भाग जाती है। वहाँ पे निकल के आते हैं तालिबान ग्रुप। अब तालिबान को देख सकते हैं यहाँ पे, इनका रूल आ गया है। तो ये वुमेन की जो राइट्स है उसका हनन करना शुरू कर दिए। उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ निकली है। यूएन कह रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें ना करें आप, और जो वुमेन की राइट्स है उसको कम से कम प्रदान करें। यहाँ पे इनको एनजीओ में भी काम करने से रोका गया है। जो घर के अंदर विंडोज़ है इससे भी ये देख नहीं सकती। घर घर में विंडो भी लगाना बंद कर दिया गया है। तो जो ग्लास होते थे जहाँ से ये लोग किचन वगैरह में, विंडोज़ में, ये कहीं भी मतलब दिख जाती थी या फिर बाहर देख लेती थी, अब वो चीज़ें नहीं है। एक तो पूरा ढका हुआ भी रहता है, ऊपर से अब और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसको क्या बोला जा रहा है? जेंडर अपार्थाइड। अपार्थाइड ये मूवमेंट की अगर बात करें तो कहाँ पे चला था अपार्थाइड मूवमेंट? आपके साउथ अफ्रीका वाले समय में रीजन में चला था। अब हम इसके लोकेशंस को देखेंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैप पे चलेंगे, फिर डिटेलिंग को देखा जाएगा और समझा जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आया, लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? जो हर प्रकार से लैंड से, बाउंड्री से घिरा हुआ हो। ठीक है, हर प्रकार से लैंड से घिरा हुआ है। तो ये पाकिस्तान लैंड लॉक नहीं है, ईरान लैंड लॉक नहीं है, इंडिया लैंड लॉक नहीं है। तो ये जो कंट्री है लैंड लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूर दूर तक अरेबियन ओशियन से बाउंड्री टच नहीं करती है, फिर किसी भी ओशियन से बाउंड्री टच नहीं करती है। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चंस को कमेंट में लिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस तो करूँगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विश्व की सबसे बड़ी कंट्री कौन है जो लैंड लॉक्ड है? ठीक है, एक बार जा करके सर्च आउट करिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पे बाउंड्री शेयर करने के लिए इन कंट्री से इसकी बाउंड्री है, जो कि आप देख सकते हैं मैप में दिख भी रहा होगा। और छोटू सा ये बॉर्डर टच करता है भारत से। समझ गए? तो लगभग 106 किलोमीटर के आसपास ये बॉर्डर टच करता है। अब बॉर्डर टच करता है तो थोड़ी सी ये चीज़ें देखी जाएगी कि भारत किस किस कंट्री से बॉर्डर भी टच करता है। तो सबसे ज़्यादा किसी से टच करता है तो वो है बांग्लादेश। दूसरा अगर बात करें तो चाइना। तीसरा अगर आता है तो पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर आता है म्यांमार, आता है भूटान, और ये 106 किलोमीटर की अप्रॉक्स में यहाँ पे अफगानिस्तान से बॉर्डर टच करता है। अब यहाँ पे ये लद्दाख ही है जो यहाँ पे बॉर्डर टच कर रहा है। यहाँ पे सीधे आइए आप इस मैप में, तो देखिए पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब हो गया है क्या? तो अब हो गया है लद्दाख। तो ये भूल के भी क्वेश्चंस को गलत मत करिएगा कि कौन बॉर्डर टच करता है। ये इसके किलोमीटर है कुछ इंपॉर्टेंट। टोटल लैंड बॉर्डर की अगर बात करें तो 15,106 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पे आता है। जो कोस्ट लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर बॉर्डर टच करती है ओशियन से। तो ये हो गई भारत की भी डिटेलिंग, इसकी लोकेशन की डिटेलिंग। अब थोड़ी सी चला जाएगा इतिहास में कि आखिर क्यों इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। समझ गया? तो जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा
कि एंशियंट एरा से लेकर के अभी तक इसकी जो कहानी है वो आपको इसी स्लाइड में मिल जाएंगी। तो ये पैलियोलिथिक एज से लेकर के ये पार्ट ऑफ एंशियंट एम्पायर था जो अहमेनाइड एम्पायर 6th सेंचुरी में आता है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर भी इस रूल में इसी रूलिंग एरिया में यहाँ तक पहुँचती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको जीतते हैं 330 BC में और ग्रीको बुद्धिस्ट कल्चर यहाँ पर फैलता है। बाद में जब ये छोड़ते हैं तो इस्लामिक एरा की शुरुआत होती है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है 7th सेंचुरी एडी में। सी मतलब एडी, एनो डोमिनी, ठीक है। अफगानिस्तान यहाँ पे क्या हो जाता है, एक सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग सेंटर हो जाता है, मतलब कल्चर और एजुकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस समय ये बहुत हद तक डेवलप हो जाता है। बाद में गजनवाइड एम्पायर आता है 11th से 12वीं सेंचुरी में। उसके बाद मुगल आ जाते हैं। ग्रेट जो नेम है वो 19th सेंचुरी की है, जो अफगानिस्तान, यहाँ पे ये बफर स्टेट के रूप में बन जाता है क्योंकि जियो पॉलिटिकल राइवलरी बहुत तीव्र गति से चलती है। किसके किसके बीच? ब्रिटिश एम्पायर और रसिया में। ये जारिस्ट का नाम, जार यहाँ पे रूल करते थे किंग के रूप में। तो यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं रसिया और ब्रिटिश में, और अच्छा खासा लड़ाइयाँ भी होती हैं। 3 वार होते हैं, 1839, 1878 और 1919। बहुत हद तक रेसिस्टेंस वाली बैटल भी होती है, वार होती है। इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1919 में ही इंडिपेंडेंस, इंडिया से पहले ही, समझ गए, इंडिया से पहले ही यहाँ पे इसकी इंडिपेंडेंस ही है। 3rd एंग्लो अफगान वार होती है और साइन करी जाती है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी ब्रिटेन के साथ, क्योंकि यही कंट्रोल करते थे इस वक्त। मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें तो किंग अमानुल्लाह खान 1919 से लेकर के 1929 तक ये अटेम्प्ट करते हैं और इसको जितना हो सके अपने हिसाब से मॉडर्नाइज का प्रयास करते हैं। किसको? अफगानिस्तान को। लेकिन जो रिफॉर्म होती है वो फेस करती है बहुत सारी ट्राइबल अपोजिशन। वहाँ पे ट्राइबल की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक समझ गए, जिसके कारण वहाँ पे रिजिड कल्चर, कंजर्वेटिव कल्चर भी डेवलप है। तो वही सारी कम्युनिटी यहाँ पे रेसिस्ट करती है। किसके खिलाफ? अमानुल्लाह खान के खिलाफ। 1973 की बात करें तो ये रिपब्लिक बनता है दाऊद खान के अंडर में जब आती है, तो यहाँ पे रिपब्लिक बनता है। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इनस्टेबिलिटी यहाँ पे बनी है। जैसा कि जानते हैं जार, जो कि रसिया में बोलूँगा, रसिया सोवियत यूनियन का यहाँ पे अच्छा खासा दबदबा था। तो 1978 में कम्युनिस्ट यहाँ पे आइडियोलॉजी चल रही थी, तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यहाँ पे पावर में आता है इसको लेकर के, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे कौन करता है? रसिया। और यहाँ पे सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे बाद में अटैक भी करता है। ये 1979 वाली एरा है। अब यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। तो 1979 में इन्वाइट करता है अफगानिस्तान, 1979 किसको सपोर्ट करने के लिए? PDPA, इस ग्रुप को, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, इसी PDPA को सपोर्ट करती है। और उसके अगेंस्ट में तो जो इंसर्जेंट ग्रुप है इसी के अगेंस्ट में इसको सपोर्ट करती है। 10 ईयर वार भी चलती है। मुजाहिदीन की अगर बात करें तो ये भी आते हैं फाइटर्स, और ये बैक किए जाते हैं किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन लोगों के द्वारा बैक किए जाते हैं। यानी मुजाहिदीन जो हैं अलकायदा बाद में हो जाते हैं, इनका निर्माण USA ने यहाँ पे करा है। तो वार एंड होता है 1989 में और सोवियत यहाँ से विड्रॉवल हो जाता है इस वाले रीजन से। किस रीजन से? इस कंट्री से निकल के चली जाती है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को यहाँ पे छोड़ के। सिविल वार का एरा यहाँ पे देख सकते हैं 89 से 96 तक हो जाता है। काबुल में बहुत ज़्यादा तबाही भी मचती है। राइज ऑफ तालिबान होता है इस एरा में। इस एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है जो आज के समय में तालिबान का शासन है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। और वहाँ की रूलिंग पार्टी निकल के भग गई है। तो तालिबान यहाँ पे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है जो इमर्ज करती है मिड 1990 में, और ये प्रॉमिस करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे, घबराइए मत। लेकिन यहाँ पे इतनी से ही बातें नहीं बनती हैं, आगे बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी अभी बाकी है। 1996 की अगर बात करें तो तालिबान कैप्चर करता है काबुल को और स्ट्रिक्ट यहाँ पे इस्लामिक लॉ को फॉलो करने के लिए कहता है।
मार्जिनलाइजिंग वुमेन और माइनॉरिटी को यहाँ पे उनके बहुत सारे राइट्स और अधिकार का हनन भी होता है। अफगानिस्तान यहाँ पे सेंचुरी बन जाती है अलकायदा की। सेंचुरी का क्या मतलब? ये हब बन जाता है अलकायदा, और यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को यहाँ पे उसकी सहायता से चीजें आगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूएस लेड इन्वेजन, यानी 2001 में ये चीजें हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ओसामा बिन लादेन यहाँ पे 9/11 की अटैक होती है यूएस में और बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। 2000 से लेकर 3000 लोगों की डेथ होती है। तो ये लॉन्च करते हैं अमेरिका, क्या? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें अंदर की चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये लॉन्च करते हैं इंड्यूरिंग फ्रीडम ऑपरेशन। तो ये डिसमेंटल करने के लिए कि जो भी अलकायदा ग्रुप है उसको तोड़ा जाए और तालिबान को पावर से हटाया जाए। लेकिन आज के डेट में क्या है, इसी का, तालिबान का ही तो बातें हम आज आपके सामने कर रहे हैं, उसी की वजह से ये पढ़ा भी रहा हूं मैं। तो ये चीजें हैं। पोस्ट 2001 पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ द एड इंटरनेशनल मिलिट्री प्रेजेंस, अफगानिस्तान में यूएस की इन्वेस्टमेंट होती है। समझ रहे हैं? मॉनिटरी, मिलिट्री, फाइनेंशियली हर प्रकार से सपोर्ट हो जाती है। टेक्नोलॉजिकली हर चीज की सपोर्ट अफगानिस्तान को यहाँ पे प्रोवाइड करता है यूएस से। लेकिन उसके बावजूद भी उसको छोड़ करके जाना पड़ता है जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से आने वाले हैं और बीच में जो बिडेन, तो इनकी टेन्योर अब खत्म हो गई है, अब आएंगे ये। यूएस यहां से विड्रॉवल किया। तालिबान की रिसर्जेंस 2021 में बहुत तीव्र गति से हुई। जैसे ही यहाँ पे साइन करता है पीस डील 2020 में यहाँ पे तालिबान के साथ, और एग्री करता है कि भैया हम छोड़ देंगे क्या, अफगानिस्तान। वहीं से 2021 में ये चीजें शुरू होती हैं। अब ये चीजें इतनी ज्यादा बुरी स्तर तक पहुंच गई हैं कि वहां पे जो वुमेन की राइट्स है ना, वो नहीं मिल पा रही है। तो अब तालिबान ही वहां पे जिसको भगा रहे थे यूएस से एक समय था, उसके साथ संधि कर लेते हैं और यहाँ पे उसके हाथ में बागडोर देश की, अफगानिस्तान की दे करके अपने कंट्री रवाना हो जाते हैं। पूरा डीमिलिटराइज्ड हो गई है वो कंट्री, अब तालिबान के हाथ में है। जैसे भी वो रूल चला सकती है शरिया के हिसाब से अपनी। शरिया क्या है? तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, एक प्रकार से रूल्स रेगुलेशन है, कैसे यहाँ पे जो भी मुस्लिम कंट्री है उसको लेकर के चलेंगी। तो कोई कंट्री है जो मुस्लिम, जो कंप्लीटली शरिया को ही फॉलो करती हैं। तो अगर उसका नाम लेंगे हम तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान भी निकल के आ जाता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चैलेंजेस क्या है अंडर तालिबान? तो यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस है। जैसा कि हम जानते हैं, तालिबान को सपोर्ट करने के लिए यूएस प्लस पाकिस्तान दोनों आए हुए थे तालिबान को सपोर्ट, तभी इसका यहाँ पे अलकायदा वाला ग्रुप इमर्ज आउट हुआ था। लेकिन आज के डेट में पाकिस्तान और तालिबान इन दोनों में कुछ खासा नहीं रही है। अभी रिसेंटली अटैक भी हुआ है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। रिसेंट न्यूज था ये, 1-2 दिन पीछे जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं आज के डेट में। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, जैसे कि पॉवर्टी, भूखमरी और इकोनॉमिक कोलैप्स। इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए हैं, उनके एसेट को फ्रीज भी किया गया है। तो इस क्राइसिस से गुजर रहा है। वुमेन राइट्स की अगर बात करें तो इस टॉपिक पे मैं बोल ही रहा था, किस प्रकार से वुमेन की राइट्स का हनन हो रहा है। एजुकेशन भी वहाँ पे बैन करने का प्रयास चल रहा है। गर्ल्स की, वुमेन की प्राइमरी स्कूल को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वुमेन की पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में ना के बराबर कर दी गई है। किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। तो ये चीजें चल रही है। टेररिज्म, IS, ये खोरासन के स्टैंड पर खोरासन प्रोविंसेस। तो ये खोरासन प्रोविंसेस इस्लामिक स्टेट, इजराइल और सीरिया, तो इन चीजों पे ये चीजें चल रही हैं, जहां पे ये डेडली अटैक भी होते रह रहे हैं और तालिबान की अथॉरिटी यहाँ पे भी चैलेंज होती रहती है। यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन रीजन में। इंटरनेशनल आइसोलेशन में भी जा रही है, इसको छोड़ करके बाकी सारे कंट्री दूसरी तरफ चल रहे हैं। तो ये एक आइसोलेट तरीके से अपना कार्यरत कर रहा है, गवर्नमेंट को चला रहा है, लिमिट कर रहा है अफगानिस्तान की एसेसिबिलिटी। इंटरनेशनल एड भी कम मिल रहे हैं। तो मिलेंगे ही जब आप इन चीज़ों को फेवर करेंगे, वुमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनकी अथॉरिटी और अधिकृत नहीं करेंगे, उन्हें पब्लिक अफेयर्स में काम करने का मौका नहीं देंगे। अब ये कौन तय करता है बताइए? एक विंडो है, अगर इस विंडो से औरतें ताक झांक नहीं कर सकती, तो आप विंडो ग्लास की नहीं लगा सकते।
जिसके कारण उनको पैक करना चाहते हैं आप। इस प्रकार की छोटी छोटी भी चीजें, एनजीओ में काम नहीं कर सकती, पब्लिक अफेयर्स में काम नहीं कर सकती, बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। तो यही सारी चीजें थी मुझे आपको एक्सप्लेन करने। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इन प्लेटफॉर्म पे आप शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म फेसबुक जैसे, और बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी पढ़ाया हूँ इसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, जब एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको पूरा डिजिटल नोट्स प्लस पीडीएफ सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं एक ही जगह पे। तो आपके एग्जाम्स के रिवीजन के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, मणिपुर में काफी वायलेंसेज हो रही हैं दो ग्रुप में, एक कुकी प्लस मितई। कुकी को क्या है ना कि ट्राइबल स्टेटस इनको मिल चुकी है। मितई ग्रुप को कोई भी ट्राइबल स्टेटस नहीं है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 70% है। ये हिली एरिया में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, कुकी, जिनके कारण मितई ग्रुप को वहां की हाई कोर्ट कह देती है कि इनको भी कंसीडर में लेना चाहिए एसटी वाले स्टेटस में, शेड्यूल ट्राइब में। उसी पे दोनों गुटों में, कुकी प्लस मितई दोनों ग्रुपों में यहाँ पे भयंकर टकराव होती है। आज तक वो टकराव जारी है। यहाँ पे रिजोल्यूशन, कोई सेंटर ना ही स्टेट, दोनों एक अच्छा रिजोल्यूशन ला सकते थे, रिजॉल्व कर सकते थे मैटर को, लेकिन नहीं हुई। तो यहाँ पे माफी मांगते हुए नजर आ रहा है एन बीरेन सिंह, वहां के सीएम है मणिपुर के, और यहाँ पे माफी मांग रहे हैं। तो यहाँ पे जयराम रमेश जी ये कह रहे हैं आप माफी मांग रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, लेकिन आपके पीएम और होम मिनिस्टर, इन लोगों का भी उस वहाँ पे रोल है, वो भी लोग माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी बातें चल रही हैं। एन बीरेन सिंह, एक स्ट्रांग अगर एक्शन ली गई होती ना दोस्त, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। ये गवर्नमेंट की सीधे सीधे फेलियर है। मणिपुर को अगर देखेंगे तो ये लोकेशन निकल के आता है, म्यांमार से सीधे बॉर्डर टच करता है, जो कि आपको लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीजें जानना। अब अगर बात करें हम यहाँ पे, छोटा सा एक न्यूज है साइड में, तो पंजाब को 3 दिन मिला है कि जो फार्म प्रोटेस्ट है उसको रिजॉल्व करिए इशू, क्योंकि यहाँ पे जगजीत सिंह डल्लेवाल ये फास्ट अनटू डेथ ले लिए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है यहाँ पे कि चीजें भाई सही करिए, यहाँ पे चीजें नहीं चलनी चाहिए। मेरा यही मानना है, यहाँ पे अगर इस प्रकार की चीजें चल रही हैं तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करेगी, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट का काम है, उसका इंटेलिजेंस होना चाहिए यहाँ पर। तो यही थी पूरी डिटेलिंग। और दूसरी चीजें यहाँ पे मणिपुर का कॉजेज ऑफ वायलेंस मैं दिया हूँ, कैसे एथनिक टेंशन इन दोनों के बीच में चली है, लैंड रिसोर्सेज की बात करी गई है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ये कई बार मैं बताया भी हूँ, छोटा सा आर्टिकल है मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, आप इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा। काफी अच्छे तरीके से ये कंसाइज नोट्स आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। रिसेंट वायलेंसेस मितई ग्रुप में कैसे यहाँ पे चीजें हुई हैं एसटी स्टेटस को लेकर के। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको लेकर के। मणिपुर की इसी लोकेशंस पे ज्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही है, ये थोड़ा सा पिक में डाल दिया था ताकि आपकी डिटेलिंग अच्छे से क्लियर हो जाए एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो रिमार्क है इसको काफी हाईलाइट अप करा जाएगा, ये मैं अभी बोल दे रहा हूं आपको, ठीक है। इनका रिमार्क क्या है आप समझ लीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल हैं, उन टेम्पल में आप अपने इन वस्त्रों को जो साधारण तरीके से पहनते हैं पहन के एंट्री नहीं कर सकते, वहां पे बैन है। लेकिन उसमें कुछ नॉर्मेलिटी आई है, कुछ यहाँ पे लिबरलाइजेशंस वाली चीजें आई हैं, लिबरल चीजें आई हैं। तो ये एक प्रकार से अप्रोच कर रहे थे, जिनके कारण यहाँ पे चीजें निकल के आई हैं कि इनको अब टारगेट करा जा रहा है ऑपोजिशंस के द्वारा। केरला के सीएम है ये पिनरई विजयन, यहाँ पे इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। ये सनसेट, लास्ट सनसेट है 2024 का दोस्तों, आप देख सकते हैं उसके ऊपर प्लेन उड़ रहा है। कितना ब्यूटीफुल ये पिक्चर है, जिसने भी खींचा है बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर के ऊपर की ये फोटो निकल के आ रही है, ये ब्यूटीफुल सनसेट, बहुत ही प्यारा, बहुत कुछ कह रहा है ये पिक्चर अपने आप में ही। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको समझा जाएगा। केरला की
धरती से निकल के आती हैं ये, और इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। कहाँ पे? यमन में। ये एक नर्स थी, यमन में जाकर के मेडिकल वाली बिजनेस पे ये लग जाती हैं, यानी वहां पे मेडिकल बिजनेस कर रही थी, वहां पे सर्विस भी दे रही थी नर्स के रूप में। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली बिजनेस क्लास यमेनी, एक्चुअली उनका नाम था, यमेनी बिजनेस जो कर रहे थे, तो यहाँ पे उनका पार्टनर तलब अब्दो मेहदी, इनकी डेथ को लेकर के इनको कन्विक्ट पाया गया, जिसके कारण इनको डेथ सेंटेंस पेनाल्टी यमन गवर्नमेंट वहां पे दी है। अब यमन गवर्नमेंट दी है, उसकी लोकेशन, बैकग्राउंड डिटेलिंग पूरी हम देखेंगे और समझेंगे कहाँ पे है। सबसे पहले यमन को देखेंगे दोस्तों कि ये कहाँ पे पड़ता है। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे बबल मंडेब स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होता है दो लैंड के पास, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। इसके ऊपर जाइएगा तो रेड सी होती है, और ठीक इसके ऊपर, जो इसके ऊपर होता है एक्चुअली में, ये हम यहाँ की बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट, ये बबल मंडेब हो गया स्टेट, ये हारमुज स्टेट हो गया। दो स्टेट है, काफी न्यूज में बना रहता है। आपका यमन ये रहा, ठीक है। यमन की कैपिटल क्या है? सना, याद रखिएगा। अब यहाँ की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी थोड़ी सी देखी जाएगी। यहीं पे इनको डेथ सेंटेंस मिला है। यमन की अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो ये वर्ल्ड की ओल्ड सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है। यहाँ पे सबाइयन किंगडम 1200 बीसी से लेकर के 275 एडीसी सेंचुरी एरा कह लीजिए, वहां तक इसको जानी जाती थी क्वीन सेबा के नाम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड हब था अपने समय में। अगर प्राचीन समय की हम बात करें तो इस्लामिक एरा आती है, और यहाँ पे 7वीं सेंचुरी 7 एडी में यहाँ पे ये चीजें इस्लाम एडॉप्ट करी जाती हैं, और ये इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस सेंटर हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टी भी आती हैं। जैदिस यहाँ पे रूल करती हैं 1000 के आसपास, 1000 ईयर के आसपास ये रूल करती है जैदिस। कॉलोनियल पीरियड आती है, ये वही पीरियड है जब ब्रिटिश कॉलोनी बना लेते हैं। नॉर्दर्न यमन और साउदर्न यमन में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। नॉर्दर्न यमन की अगर बात करें, इसी यमन की, नॉर्दर्न यमन और साउदर्न यमन, ठीक है। नॉर्दर्न यमन की अगर बात करें तो ये ऑटोमन इंपायर वर्ल्ड वार फर्स्ट तक ये चीजें रूल करती हैं। वहीं पे साउदर्न यमन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एडन, ये जो है प्रोटेक्टोरेट होते हैं किसके? इन्हीं के संरक्षण में, ब्रिटिश के संरक्षण में 1839 में ये चीजें होती हैं। डिवीजन होती है दो कंट्री के रूप में, नॉर्दर्न यमन, साउदर्न यमन। नॉर्दर्न यमन की बात करें तो अरब रिपब्लिक के रूप में, साउदर्न यमन की अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और स्टेट को रिप्रेजेंट करती है 1967 में। लेकिन इन दोनों का जो है नॉर्थ और साउथ का बाद में यूनिफिकेशन हो जाता है 1919 में, रिपब्लिक ऑफ यमन के रूप में हो जाती है। लेकिन ये चीजें बहुत हद तक सही रहती नहीं है, और सिविल वार भी 1994 में चलता है। करंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो यमेनी सिविल वार शुरुआत होती है 2014 में। किस कारण से? पॉलिटिकल, सेक्टोरियन और रीजनल टेंशन, तीनों कारण यहाँ पे हैं। हौथी रिबेल कौन है? यहाँ पे हौथी जो है सिया मुस्लिम को बोला जाता है, ये ग्रुप है, ठीक है, सिया मुस्लिम फ्रॉम नॉर्दर्न यमन, और ये कहते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए हमको, ये चीजें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ यमन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ में डिवीजन था, लेकिन बाद में यूनिफिकेशन हो जाता है, लेकिन अब वो चीजें फिर से वही चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट चलता है यहाँ पे। वो यहाँ पे ये ग्रुप जो है होती, ये सीज करती है सना, जो कैपिटल है यमन की, 2014 में, और ओवर थ्रू करती है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अब्दुल रहूद मंसूर। इन्हीं को यहाँ पे इंटरनेशनली रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो ये चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट की फोर्सेस की अगर बात करें तो ये बैक करती है जो भी सऊदी अरेबिया सपोर्ट करती है इन लोगों के कोलिशन से, और यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न नेशन, ये सब मिल करके इन नॉर्थ वाले इन लोगों को सपोर्ट करते हैं यमन के कुछ एरिया में। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हदी गवर्नमेंट जो है अदन से चली जाती है और बाद में सऊदी अरेबिया में पहुंचती है। यही हदी की गवर्नमेंट जो आपको अभी बता रहे हैं। साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की बात करें तो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है साउथ की, ठीक है। हौथी क्या है? नॉर्थ की। ये री इस्टेब्लिशमेंट साउथ यमन की अब बात करते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप।
एक तो नॉर्थ की हो गई और दूसरी साउथ की हो गई। तो ये दोनों नॉर्थ और साउथ में कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है। टेरर ग्रुप समझ ही रहे हैं, अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला में किस प्रकार से, आईएस भी यमन में ऑपरेट हो रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया का अलग अलग रोल होता है। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, ईरान हो गई, यूएन हो गई, वेस्टर्न नेशन हो गई। तो सऊदी अरेबिया मिलिट्री कोलिशंस अगेंस्ट हौथी, ये हौथी के खिलाफ है। अब यहाँ पे देखिए, ये हौथी ग्रुप हो गई और ये सेपरेटिस्ट वाली ग्रुप हो गई। तो इसी के खिलाफ सऊदी वाले लोग हैं, जो बाउंड्री भी टच करती है। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया का ये वाला पार्ट जो बाउंड्री टच करती है। तो बहुत सारी बम्बार्डिंग भी हुई है यहाँ पे। ईरान जो बैक करता है हौथी को, क्योंकि ये सिया है ना, हौथी सिया है और ईरान भी सिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मिलिट्री वाला। यूएन जो है मीडिएट करता है, बीच धारा में आकर के पीस प्रोसेस को कहता है भैया शांति बनाए रखिए। वेस्टर्न नेशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो आर्म्स, इम्यूनिशन, यहाँ पे इंटेलिजेंस, हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है। तो ये कहानी थी आपके यमन की, छोटी सी ब्रीफिंग दिया हूं, बहुत ज्यादा तो डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने कवर भी किया है। ऐसा लगभग कोई चीज नहीं होगा, लगभग मोटा मोटी सारी चीजों को मैं यहाँ पे कवर कर दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ और देखेंगे क्या वो चीजें हैं जो इस आर्टिकल में बोली गई हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स इन दिनों का उनका एक्सीडेंट हुआ है। उसी में आपका एक जेजू एयर फ्लाइट 7C2216 है, ये आपके मुआन एयरपोर्ट पे हुआ है। ये दो चीजें याद रखिएगा, फ्लाइट का नाम और एयरपोर्ट का नाम। तो जो फुटेज निकला है, बोइंग 73780 स्लाइडिंग अक्रॉस रनवे एट मुआन एयरपोर्ट। तो ये चीजें क्या हुई हैं, आपके कोरिया में इंसिडेंट हुई है, उसी को लेकर के यहाँ पे एयरपोर्ट की गाइडलाइंस पे सवाल उठ रहा है, ट्रेनिंग पे पायलट की सवाल उठ रहा है। इन्हीं सब चीजों को रिफॉर्म को लेकर के बोला गया कि कुछ जो भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होगी और ट्रेनिंग होगी उसको सही करने की जरूरत है। समझ गए, क्योंकि 179 लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे, समझ गए। तो ये चीजें निकल के आई हैं, जिसको भारत में भी यहाँ पे चीजें संज्ञान में ली जाएंगी। तो जो भी सेफ्टी है, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस है, ट्रेनिंग है पायलट की, उस सारी चीजों पे अब पुनः बातें चलनी शुरू हो गई हैं। उन्हीं चीजों को लेकर के ये आर्टिकल है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई है। छोटा सा था, मैं सोचा इसको ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये टाइम आज लगने वाला है, क्योंकि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मैं कवर किया हूँ। आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पे, तो स्टे आउट, ये एक आर्टिकल है। अब किस चीज को लेकर के, जॉर्जिया। जैसा कि हम जानते हैं जॉर्जिया एक कंट्री है, पहले लोकेशन देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। जॉर्जिया ब्लैक सी से बॉर्डर टच करती है, जॉर्जिया एक कंट्री है, ठीक है। और ये बॉर्डर किसे किसे टच करती है, ब्लैक सी हो गया, टर्की हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया एंड द रशिया। एक समय था ये जो जॉर्जिया था वो आपके सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलिए और समझिए इन चीजों को। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल गई, जॉर्जिया में इलेक्शन आया था, इलेक्शन जीत कर कौन आया है, तो मिखाइल कावेलेसविली, मिखाइल कावेलेसविली, एमके से याद रखिए, ठीक है। ये एक फुटबॉल प्लेयर थे फॉर्मर, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया इलेक्ट हुए हैं। अब इस कहानी को यहाँ पे समझिए कि जब जैसे ही इलेक्ट हुए हैं, तो जो ऑपोजिशन थी वो ये ब्लेम कर रही है कि यहाँ पे माल फंक्शनिंग हुई है इलेक्शन में, जिसके कारण ये जीत करके आए हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही ऑपोजिशन ने ऐसा ब्लेम किया, तुरंत यूएस, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज अपोजिशंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो मिखाइल जीत करके आए हैं, एमके, मैं बार बार एमके बोलूंगा, बहुत कठिन नाम है इनका लेना मेरे लिए। तो ये एमके को सपोर्ट करता है कौन, यूएसआर, बोले तो रसिया, सॉरी रशिया सपोर्ट करता है, ठीक है। अब रसिया सपोर्ट करता है, तो ये अपोजिशन वाले आंख बंद करके यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे ही इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ मल फंक्शनिंग हुई है, तो यहाँ पे चल के आ गए ये लोग, अंधाधुंध अब सपोर्ट भी करने लगे। तो ये इश्यू निकल के आ रही है, बहुत सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। ये पूरी कहानी यहाँ पे यही चीजें बताई गई हैं।
बात करी जा रही थी नाटो के मेंबरशिप बनने पे, तो रसिया भी ये टारगेट किया था कि ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, और हुआ भी नहीं। यहाँ पे इस प्रकार की चीजें हैं। तो रसिया बार बार नाटो की वाली चीजों को उठाता है कि जो है वैसे इंडिपेंडेंट तरीके से रहें, नाटो में जाकर के मिलने की आवश्यकता नहीं है। नाटो की डिटेलिंग मैं कई बार दिया हूँ, इसलिए इसकी डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ। हालांकि टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कहानी थी जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अब रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहाँ पे रिजेक्ट किया है क्या, तो जो लॉ सूट भेजी गई है, लॉ सूट मतलब जो फाइल करी गई है मुकदमा, उसकी बात कर रहे हैं। तो जोरा बिचीविली ये अपोजिशन लीडर है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है उसमें उसको यहाँ पे खत्म किया जाए, अन्यूलमेंट किया जाए, जो भी इलेक्शन का रिजल्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस प्रकार की चीजें नहीं हुई, ये चीजें चल रही हैं। यही वो कंट्री है, यही सारी डिटेलिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। COP29 जैसा कि हुआ अजरबैजान बाकू सिटी में, वहां से निकल के आता है NCQG, नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इसमें ये तय होता है कि $100 बिलियन आपको पर ईयर दिया जाएगा क्लाइमेट फंडिंग डेवलप्ड नेशन के द्वारा डेवलपिंग कंट्री को या एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्री को। लेकिन ये जो है, अगर आप सही मायने देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पीरियड को देखकर दिया गया, लेकिन जब तक ये चीजें तय होंगी, जब तक जाएंगी 2030-35 तक, ये चीजें, ये अमाउंट, ये फंडिंग बहुत कम हो जाएंगी। वही चीजें इसमें बोली गई हैं। समझ गए? तो 1.3 ट्रिलियन की यहाँ पे डिमांड थी 2030 तक, जो यहाँ पे COP29 में डिमांड रखी गई है। और ये कह रहे हैं कि हम 100 बिलियन ही देंगे। उसी को लेकर के हैवी प्रोटेस्ट भी हुआ था अजरबैजान में। इंडिया की यहाँ पे ये कहना है कि हम NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो भी राष्ट्र दे पाएगा, राष्ट्र मतलब कंट्री इंडिया, वो चीजें करेगी। यहाँ पे क्या चीजें, प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1.5 डिग्री सेल्सियस जो था 1850s और 1900 के आसपास यूरोप की जो टेम्परेचर थी, उसको लेकर के यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? NCQG की अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे NCQG क्या है। इसकी डिटेलिंग मैं कई बार आपको दिया ही हूँ। NCQG की नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है। इस गोल को यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में 2025 से पहले ये चीजें निकल के आई थी। कहाँ पे? 2015 पेरिस एग्रीमेंट एग्री हुआ था कि NCQG जैसी चीजें होंगी। यही 2015 में ये चीजें निकल के आई। ये टर्मिनोलॉजी काफी फेमस है, इसलिए ये पेरिस क्लाइमेट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से निकल के आया है। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल तभी होगी जब यहाँ पे फंडिंग होगी। आ रहा है समझ में? और फंडिंग होगी तभी इन चीजों को टारगेट किया जाएगा। डेवलप्ड नॉर्थ और साउथ, जैसे कि डेवलपिंग नॉर्थ और डेवलपिंग साउथ। देखिए, एक्चुअली में कोई भी ऐसा कह नहीं सकता कि जो डेवलप्ड नॉर्थ है उसकी सारी की सारी कंट्री डेवलप्ड है। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अगर स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में डेवलप्ड साउथ या फिर डेवलपिंग साउथ, ये भी एक स्टेटमेंट गलत है। मतलब पूरा कंट्री डेवलपिंग साउथ नहीं है, पूरा कंट्री डेवलप्ड नॉर्थ नहीं है। आ रहा है समझ में? कई बार मैं बताया हूं, इसलिए इसकी डिटेलिंग मैं नहीं दे रहा हूं, यहीं पे समझा रहा हूं। तो इस प्रकार की भी चीजें टारगेट करी गई हैं, लेकिन सही मायने में यही है कि जो आप फंडिंग करेंगे ग्लोबली NCQG में, वो आते आते 2030 और 35 तक, ठीक है, वो फंडिंग एकदम कम हो जाएगी। तो ये 100 बिलियन पर ईयर का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। समझ रहा है? उसी को लेकर के पूरा नेगोशिएशंस और आर्टिकल यहाँ पे बोला गया है। ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोला गया, उन्हीं चीज को लेकर के ये एक्सप्लेन कर रहा था मैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को देखेंगे। सबसे पहले COP1 जो है बर्लिन जनवरी में होता है, दूसरा जो है स्विट्जरलैंड में होता है, फिर COP3 क्योटो प्रोटोकॉल जापान से निकल के आता है। इसी प्रकार से ये चीजें निकल के आ रही हैं। रिसेंटली आपके 2024 बाकू में होता है, 2025 कहाँ होने वाला है? तो बलेम्पारा प्रोविंस में, ब्राजील में आयोजित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
सिंगुलैरिटी एंड बियॉन्ड, पॉलिटिक्स, सिंगुलैरिटी एंड बियॉन्ड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे कि 2024 में क्या कार्य करके भारत आगे बढ़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चली हैं, क्या इशू था, इवेंट था, वो यहाँ पे दी गई है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर का बनना, योगी आदित्यनाथ का सीएम बनना, आप समझ सकते हैं 2024 में किस प्रकार से चल रहा है। तो बहुत सारी इशू भी निकल के आई है। हिंदू प्लस मुसलमान, इन दोनों का जो आइडियोलॉजिकल फाइट है ग्राउंड लेवल पे, वो भी बढ़ा है, इशू बढ़ी है। इन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। पॉलिटिक्स, एंटिसिपेशंस, कई सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया गया है। किसकी? तो कुछ माइनॉरिटी की, कुछ मेजॉरिटी की, बहुत सारी इशू भी कॉन्फ्लिक्ट में आई है। एंटिसिपेशंस क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक प्रकार से जनरल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि पीपुल रिलेटेड टू मोर इंटेंशनली इमोशनल इवेंट, कहीं ना कहीं इनटॉलरेंस की बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप? इनटॉलरेंस, एक दूसरे सेकुलरिज्म पे बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे साइकोलॉजी ये हुई है कि मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे जो मिल रहा है वो राम लला आएंगे, अब भव्य मंदिर बनाएंगे, इनका स्लोगन भी था और मंदिर भी बनवा के देते हैं ये। क्लेम सिंगुलैरिटी और इलेक्शन रिजल्ट भी निकल के आता है, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस प्रकार की चीजें भी हैं जो यहाँ पे न्यूज है। मक्का से लेकर के मदीना तक और मुसलमान जो हैं यहाँ पे जेरूसलम, ये सारे लोगों की एक ही रूट है, सभी लोगों को अयोध्या आना होता है, इस प्रकार का योगी आदित्यनाथ क्लेम करते हैं। तो सोच सकते हैं आप क्या बोलना चाह रहे थे। दूसरा, मिस्टर भागवत कहते हैं कि हर जगह वहीं पे कि आप लोग शिवलिंग मत खोजिए, हर जगह शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। 2022 का ये स्टेटमेंट है। अब गवर्नमेंट कर क्या रही है आज के डेट में, आप देख रहे हैं कहीं गड्ढा खोदा जा रहा है, कहीं शिवलिंग पाया जा रहा है, कहीं मूर्ति निकल रही है। वही सारी चीजें आज की डेट में हुई है, जैसा कि रिसेंटली संभल में हुआ है शाही जामा मस्जिद के आसपास। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। जनरल इलेक्शन हुआ है 2014 में, एक नैरेटिव सेट किया जाता है बीजेपी के द्वारा, तो ये चीजें चल रही हैं। पार्टी की चैलेंजेस क्या हैं? तो बीजेपी, आरएसएस, ये एक प्रकार से स्केच चल रही है इन लोगों में कि किस प्रकार से हिंदू को यूनाइट किया जाए। हिंदू इनवाइट करने के बदौलत जो कैंपेन चलाते हैं उसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे लगते हैं, डिवाइड वाली। तो ये कौन करता है? इस प्रकार से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मेरे मानना है। तो पॉलिटिक्स की एक अहम रोल होती है देश को संभालने के लिए, ना कि देश को डिवाइड करने के लिए। तो ये डिवीजन कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा, मेरा ये मानना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2024 का इलेक्शन होता है, लोकसभा में जीत के आती है बीजेपी, हालांकि मेजॉरिटी प्रॉपर नहीं होती है, लेकिन उनकी पार्टी सपोर्ट करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दी गई है। लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करी जा रही है। वननेस, अब सबाल्टर्न क्लास है, जो निचला तबका है, वो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। जो मिडिल क्लास है बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी पे कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस छोटे से पैराग्राफ से आप समझ सकते हैं। तो ये प्रॉपर पॉलिटिक्स और सिंगुलैरिटी बियॉन्ड हर चीज़ों को लेकर के, चाहे सेकुलरिज्म हो गई, चाहे आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, माइनॉरिटी का राइट्स हो गया, इन चीज़ों पे बड़ा क्वेश्चन निकाल रहा है। आगे देखेंगे, नया आर्टिकल है ये, 25 नेशंस जो हाई रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस है। अभी आपको मैं समझा ही रहा था, अब इसको कनेक्ट करके देखिएगा। ये इसीलिए दोनों को मैं पास डाला हूँ, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल। तो इंडिया को एक रिपोर्ट निकली है, वो प्यू रिसर्च सेंटर ने रिपोर्ट निकाला है, और वो रिपोर्ट है GRI, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स, यानी कितनी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा रही है एक कंट्री में, ठीक है, उसी को लेकर के ये रिपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा जो 25 नेशन है जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, उनमें ये इंडिया भी वन ऑफ द टॉप कंट्री के रूप में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे नाइजीरिया, इंडिया, इजिप्ट, ये कंट्री जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं रिलीजन को लेकर के, उनमें हम टॉप पर भी आ रहे हैं। तो ये GRI का रिपोर्ट है, प्यू रिसर्च निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GRI प्यू रिसर्च निकालता है। पाकिस्तान, फ्रांस, इजराइल, नाइजीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, ये पार्ट ऑफ द लिस्ट हैं इन कंट्री में। तो हमारी भी कंट्री इनटॉलरेंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेके चल रही है। इनटॉलरेंस, हम लोग टॉलरेंस की चीज़ें बताते हैं, सेकुलरिज्म वाली चीज़ें बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रश्न उठ जा रहा है। तो यही ये डायग्राम, ये चार्ट बोल रहा है। यहाँ पे टारगेट किया गया है, जो मस्जिद है उसके आसपास जो भी दुकानें थी जहांगीरपुरी में, यहाँ पे कही जा रही है, तो ये टारगेट थी और इनको क्लीन भी किया गया। तो ऐसी तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ,
कोने कोने में, यूपी में तो बहुत जगह पे ये चीज़ें हुई हैं, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, एमपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये आर्टिकल को एक्सप्लेन करने का मेरा मुद्दा क्या है, यही मुद्दा है। इसको कनेक्ट करके आप देखेंगे और समझेंगे कि 2024 में और 25 आ गया है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें देश में चल रही हैं, उसी पे आर्टिकल आया, तो मैं सोचा दोनों को कनेक्ट करके आपको समझाऊं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे, उनकी जो मेमोरियल साइट थी, वो उस पे कांग्रेस का बड़ा प्रश्न उठ रहा है। एक्चुअली इनको क्रीमेट किया गया, अंत्येष्टि करी गई है, अंतिम संस्कार, लास्ट रिचुअल इनका कहाँ पे हुआ है, तो निगम बोध घाट पे, एनवीजी पे हुई है। लेकिन समयर शक्ति स्थल ये बातें बोल रहे थे कि यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर का लगभग अप्रोक्सीमेटली सभी लोगों का अच्छी जगह पे वहाँ पे हुआ है। तो ये निगम बोध घाट पे इनका करा दिया गया है, उसी को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आए। अब यहाँ पे क्या कोई रूल है ऐसा कि यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए, ये डिटेलिंग हो जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं पीडीटी आचार्य, यहाँ पे इस प्रकार से कह रहे हैं कोई रूल नहीं है, ठीक है, यहीं पे बात खत्म। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री इसकी संज्ञान ली है और जो भी चीजें अलॉटमेंट कराई गई है वो चीजें हुई हैं। अब जो क्रीमेट हो जाती हैं, जहाँ पे अंत्येष्टि होती हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसके अंदर, स्टेट है तो उसके अंतर्गत। लेकिन जब मेंटेनिंग की आती है इस साइट की, यानी मेमोरियल साइट की मेंटेनेंस की बात करेंगे, पीएमओ वगैरह की, तो सेंटर यहाँ पे मेंटेन करती है। यही चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंडियन की जुडिशरी की बात करी गई है कि जो नेचर ऑफ डिसेंट निकल के आ रही है इंडियन जुडिशरी में, वो क्या है। सबसे पहले देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि भारत की कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात करें तो ये मैकेनिज्म है अपॉइंटमेंट की, कैसे जजों की ट्रांसफर होगी, कैसे नियुक्ति होगी, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर के बात चली जा रही है। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं एनजैक, रुकिए इसको यहीं पे रोक देते हैं, एनजैक को एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए बता ही देते हैं। एनजैक की अगर आप बात करें तो नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन बनाती है जब बीजेपी 2014 में जीत करके आती है, और मनमोहन सिंह जो पीएम थे उनको इस्तीफा देना पड़ता है। 2014 के बाद जब बीजेपी आती है तो सीधे पहली चीज कोई अमेंडमेंट लेके आती है 99, तो ये एनजैक अमेंडमेंट होती है। इसमें क्या है कि भैया हमको भी शामिल कर लो, कैबिनेट को भी शामिल कर लो, आप लोग खुद ही अपॉइंटमेंट आप जजेस ना किया करो, ये सही बात नहीं है। लेकिन जुडिशरी यहाँ पे सीधे डिनाई कर देती है, ये इनवैलिड बोलती है, ठीक है, वाइड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोल के इसको रद्द कर देती है, इनका बेकार हो जाता है लाना। अब आप समझ गए एनजैक क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम यहाँ पे इन चीजों में इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण यहाँ पे कौन कौन होते हैं, कंपोजिशन, कॉलेजियम अगर सिस्टम होती है जो अपॉइंटमेंट करती है जज की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की, तो यहाँ पे कौन होती है, तो कॉलेजियम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं और इंक्लूड करता है 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है, 1+4 याद रखिएगा। वहीं पे हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की बात करें जाए तो ये कॉलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 1+2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, ये चीजें याद रखिएगा। पर्पज की अगर बात करें यहाँ पे तो रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कैसे कैसे होगी। नो स्टैट्यूटरी बेसिक, कोई कॉलेजियम सिस्टम ये मेंशन नहीं है आपके संविधान में, ठीक है, जुडिशियल इनोवेशन है जिसके कारण इनकी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफरिंग होती है। यहीं पे इवोल्यूशन की बात करें तो 3 केस आता है, 1981 में और 93 में और 1998 में, जिसके कारण ये चीजें यहाँ तक डेवलप हुई हैं। तो 3 जज केसेस काफी लैंडमार्क जजमेंट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है। आज के समय में जो एक्सपेंड किया गया है कॉलेजियम सिस्टम, वो 5 मेंबर बॉडी है, CGI+4 यानी 1+4 जो कि 5 मेंबर बॉडी यहाँ पे डिसीजन सुनाते हैं, कॉलेजियम इन्हीं को बोला जाता है। ये डेवलपमेंटल स्टेज है कॉलेजियम की, याद रखिएगा। कॉलेजियम की ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत सारा प्रश्न उठता है, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी किसको बनाएंगे, फॉर्मल गाइडलाइंस नहीं है, एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव को हटा करके ये चीजें हैं, जुडिशियल ओवररीच हो जाती है, अटेम्प्ट्स रिफॉर्म करी जा रही है, जो एनजैक को कर प्रयास चल रहा था लेकिन नल एंड वाइड 2050 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये चीजें थी यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या है, यूएस की अगर बात करें तो यूएस में अपॉइंटमेंट करता है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं चल रही है, कॉलेजियम सिस्टम। यहीं पे सायरा बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट आता है और डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ट्रिपल तलाक और इसको वैलिड करता है यहाँ पे चीजें, ठीक है। दूसरी जो है बीबी नागारत्ना ललिता प्रसाद वैश्य 2024 इंडस्ट्रियल अल्कोहल केस को यहाँ पे डिसेंड करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, कॉलेजियम का क्या रोल है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, ट्रांसफर होती है, वो चीजें लेकर के आपका यूएसए से बिल्कुल डिफरेंट है। वही आर्टिकल यहाँ पे निकला है जिसकी बैकग्राउंडिंग मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई है। दोस्तों समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट प्रिजर्व हार्ड वन फ्रीडम। दोस्तों अगर फ्रीडम की बात करें तो अंग्रेजों ने हमको 250 साल के आसपास हमें कॉलोनी बना के रखा है, ठीक है। 1600 से अगर नीचे उतरेंगे हम 1947 में, तो यहां से ले 47 ना 45 क्यों 47, हाँ 1600 लेके 1947 तक हम लोगों ने बहुत सारी बर्बरता झेली है। अब 1600 से सही मायने में देखा जाए तो 1830, ठीक है, इंपीरियलिज्म वाली चीजें शुरू हो जाती हैं, साम्राज्यवाद, ठीक है। इससे पहले मर्केंटाइल फेज था अंग्रेजों का आना 1600 के आसपास से लेकर 1830 तक मर्केंटाइल फेज था, यानी व्यापार का उद्देश्य। 1830 के बाद यहाँ पे इंपीरियलिज्म वाला फेज आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिनेंशियल फेज आ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन वाली। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें 3 फेज है, मर्केंटाइल फेज, इंपीरियलिज्म फेज और फिनेंशियल फेज। ये 3 फेज आता है। अब इन 3 फेजों में अलग अलग इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन होती है, अलग अलग रिवोल्यूशनरी आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, मॉडरेट आते हैं, जिनके कारण अलग अलग भूमिका भी रोल प्ले करती है। भारत को आजाद करने के लिए भगत सिंह से लेकर के महात्मा गांधी तक, ठीक है, लोकमान्य तिलक से लेकर के लाला लाजपत राय तक, और जो बटुकेश्वर दत्त हैं उनका भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सुखदेव हैं उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर प्रकार से फ्रीडम फाइटर निकल के आते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर प्रकार से हर सेक्शन से, चाहे वुमेन हो चाहे चिल्ड्रेन हो, सभी लोग भारत की आजादी में अपना योगदान देते हैं। उसी योगदान की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि हमें अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो फ्रीडम है ऐसे नहीं मिला हमें। वहीं पे यहाँ पे इस फ्लैग की बात करी जा रही है, ट्राई कलर की, अपनी प्रीसियस यूनिटी की बात करी जा रही है। इतना अच्छा चीजें हैं। हम अपनी साइंटिफिक ट्रेडिशंस को बचाना है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेशली फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है। ये वेलबींग ऑफ द यंग पीपुल की बात करी जा रही है, सिटीजन ऑफ, उनके राइट्स, उनकी हर प्रकार की चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया। ये जो चीजें आपको इस आर्टिकल में बताया वो उन्हीं की बात कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में 12 से लेकर के 35 तक बहुत सारी चीजों को मेंशन किया गया है। अपनी फ्लैग की अगर बात करें, पिनरई विजयन, नहीं सॉरी पिंगली विनायका, पिनरई विजयन तो सीएम है, पिंगली विनायका ने इसका डिजाइन किया था अपने फ्लैग को। और कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई। चलिए बताइए तो जल्दी से, छोड़िए मैं नहीं बताऊंगा। 22 जुलाई को एक्चुअली था, लेकिन आप ईयर बता दीजिए, ठीक है, ईयर बता दीजिए कब इसको अडॉप्ट करा गया था, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो यही चीज है, अपनी फ्रीडम को हम काफी चीजों काफी ज्यादा बलिदान देकर अपने लोगों की और त्याग कर कर, लड़ कर, स्ट्रगल कर कर, फाइट कर कर हम लोगों ने अपनी फ्रीडम को पाया है। तो इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे कतार में पहुंचे हैं और वहां के एमिरेट से मिलना है। तो देखते हैं क्या आउटपुट निकलेगी, उसको बताई जाएगी। रिसेंटली इनके साथ बुलावा भी आया। कतार कहाँ हुए हैं तो लोकेशन देखिए, ये यूनाइटेड अरब एमिरात, सऊदी अरेबिया, और आपका ये कतार। इसकी कैपिटल देखेंगे तो ये दोहा है। दोहा कोई कंट्री नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बगल में बहरीन है, इसकी कैपिटल मनामा है। तो ये पर्शियन गल्फ में पड़ता है। इसकी लोकेशन भी देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं दोस्तों, ठीक है, काफी प्यारे क्वेश्चंस वहां से बना दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो टाइगर जीनत थी, टाइग्रेस थी, टाइगर नहीं टाइग्रेस, तो ये फीमेल थी। इसको ट्रैक कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है और पुनः सिमलीपाल रिजर्व के लिए यहाँ पे लेके आने की बात करी गई है। तो बिना रुके इनको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में
लाया जाएगा जो उड़ीसा में है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? अगर आपको पता है तो एक बार जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। एनटीसीए यहाँ पे इन संज्ञान को लिया है और इनको ट्रैंकुलाइज करके सीधे लेकर के आया। देखिए बहुत फिरोशियस मूड में लग रही है। एनटीसीए की अगर बात करें तो ये फाउंड किया जाता है दिसंबर 2005 में। टाइगर टास्क फोर्स यही रिकमेंड करता है। 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से कोलाबोरेट करके ये स्विस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ है और इसकी स्थापना 1961 में हुई है। तब दोनों जाकर कर मिलकर प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे 1973 में लाते हैं। और टाइगर की बात करें तो इन स्टेटों में आप देखिए मध्य प्रदेश में 526 हैं, ठीक है, 524 यहाँ पे हैं, टोटल 2967 के आसपास यहाँ पर थे। एनटीसीए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। क्लाइमेट चेंज इनके अंतर्गत आती है। 2022 में 3682 इंक्रीज होकर हो गए हैं। एमपी, कर्नाटका, यूके, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइगर की संख्या को रखा गया। 2024 तक 56 प्रोटेक्टेड एरिया निकल के आए। 2024 में गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो आपको मुझे दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट का यहाँ पे इम्पीचमेंट हुआ है यून सिक यूएल का, उनको अब अरेस्ट वारंट डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा इशू कर दी गई है। देखते हैं क्या चीजें होंगी। गाजा के जो डायरेक्टर थे हॉस्पिटल जो चला रहे थे उनको यूएन बोला है उनको रिलीज किया जाए क्योंकि इजराइल जो है वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया। एक तो बम्बार्डिंग भी कर रहे हो, डॉक्टर को अरेस्ट भी कर ले रहे हो, ये कहाँ का नियम है? तो जो है इशू बहुत बड़ी हो गई है। वहां पे ना खाने के लिए है, ना फूड है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना ही कोई एम्यूनिटीज है गवर्नमेंट की, वाटर सुविधा नहीं है, फूड की इतनी शॉर्टेज है कि मालनरिस्ट हो गए बच्चे, हर प्रकार से प्रॉब्लम निकल के आई है। तो यूएन यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन चीजें सही मायने में हो नहीं रही है क्योंकि सपोर्ट कौन कर रहा है इजराइल को? यूएसए। तो प्रॉब्लम यही चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इन चीजों को, साउथ कोरिया की कुछ चीजों को, साउथ कोरिया कह रहे हैं, यूएन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूएन की बॉडी को मैं पहले ही शुरुआत में बोला था कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा। तो यूएन की 6 मेन बॉडीज हैं। उन 6 मेन बॉडीज को देखेंगे। क्वेश्चंस इन सबसे कई बार आए हैं। एक होता है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठवां सेक्रेटेरिएट। चौथा की अगर बात करें तो 1994 से ये इनएक्टिव है। इसको खत्म नहीं किया गया, ये इनएक्टिव है। खत्म करने के लिए चार्टर में बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन ये इनएक्टिव है, ठीक है। अब ये चीजें हैं। 193 मेंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं। कौन कौन? ये क्वेश्चंस कई बार पूछा है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। इकोसॉक क्या करता है? 15 स्पेशलाइज एजेंसी है, रीजनल कमीशन है। ये चीजें हैं। हेग में इसकी है। बहुत कई बार इन सब बॉडीज की भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 6 बॉडीज यूएन की हैं। ये जुमा पे होनी चाहिए, भूलिएगा मत। कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएमओ, यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, आईटीयू, यूनिडो, वीपो, आईकॉ, आईएमओ और यूएनडब्ल्यूटीओ। ये सारी बॉडी इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूएन की। अब कुछ अलग एंटिटीज को देखेंगे। एंटिटीज मतलब इससे जुड़ी हुई भी रहती हैं। यूनिसेफ हो गई, यूएनएचआरसी हो गई, यूएनडीपी हो गई, डब्ल्यूएफपी हो गई, यूएनईपी हो गई, यूएन हैबिटेट हो गई, वुमेन हो गई, सीटीबीटीओ हो गए, ओपीसीडब्ल्यू। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वेपन को प्रोहिबिशन के लिए कहता है, इसका प्रयोग ना करिए, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने अगर जाऊँगा दोस्तों तो ये वीडियो 2 घंटे पहुंचने वाली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं समय काटा हूं, लेकिन फिर भी प्रिसाइज चीज़ें आपको नोट्स के रूप में मैं दिया हूं और चीज़ें अच्छा तरीके से मैं एक्सप्लेन भी किया हूं जितना मेरे से हो सके। दूसरा यहाँ पे लास्ट जो आपका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 में क्या शेड्यूलिंग हुई है उसकी चीज़ों को देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में जनवरी 12 से लेकर 16 तक होगी। दूसरा फ्रेंच ओपन हो जाएगा, पेरिस में होना है, ठीक है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद विम्बल्डन आ जाता है, जून में लंदन में होने वाला है।
उसके बाद यूएस ओपन आपका न्यूयॉर्क सिटी में सितंबर तक चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। डेविस कप बोलोग्ना इटली में होगी। वर्ल्ड टूर फाइनल यहाँ पे बैडमिंटन की चाइना में चीज़ें होंगी। आईसीसी अंडर 19 वुमेन की वर्ल्ड ये मलेशिया में चीज़ें होंगी। तो कुछ इस प्रकार से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और यूएई में होगी। भारत शायद यूएई में ही खेलेगा। ठीक है। आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? टोक्यो में होगी। तो कुछ इस प्रकार से स्पोर्ट्स के इवेंट हैं जो मुझे आपको बतानी थी। यही थी आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। दोस्तों, जाते जाते एक बार पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष मंगलमय हो। आप लोग खुश रहिए और इसी तरीके से एक टाइम शेड्यूल करके आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।